नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। वेलकम बैक। ये हमारा 14th वीडियो है। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी को लग जाए 14th कहाँ से पहुँच गए हम लोग एक झटके में, है ना। बेसिकली पहले ये क्लास 11th का हमारा लेक्चर है और 11th अकाउंटेंसी का है, माइक्रो का। इसके पहले मैंने अपलोड किया था 3 वीडियोस जो कि चैप्टर 1 पे बेस्ड था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हमारा वापस से अकाउंट का जो वो सीरीज़ था, कौन सा वाला, थ्योरी वाला, जहाँ पे हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन चारों चैप्टर्स को प्रॉपरली कवर किया था। अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, अकाउंटेंसी के कितने टर्म्स हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग पढ़ते वक्त, अकाउंटिंग टर्म्स, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट में क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, अकाउंटिंग बेसिस एंड इस प्रोसेस। तो ये जो हमारा 4 थ्योरी चैप्टर था थ्योरी वाला, वो हमने कवर किया था 13th लेक्चर तक पहुँचते पहुँचते। अब हम बेसिकली मूव कर रहे हैं अपने थ्योरी के एक और चैप्टर, उसका नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। मैंने जनरली क्या किया था, 13 वीडियो पढ़ाने के बाद जो थ्योरी जहाँ एंड हुआ चैप्टर 4, मैंने मूव किया था न्यूमेरिकल एक चैप्टर, उसका नाम क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका मैंने सेपरेट बनाया था प्लेलिस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें 10 वीडियोस हमारे चले गए थे उस चैप्टर को कवर करने में। तो हम कोशिश भी करते हैं न्यूमेरिकल का अलग बनाते हैं एंड थ्योरी का एक अलग बनाया है। तो जो हमारा ये सीरीज़ है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि अकाउंट में टोटलिटी में 5-6 चैप्टर्स थ्योरी भी हैं, जिसमें से हमने 4 कवर किया है, 5वां आज कवर करेंगे। और हो सकता है जिन बच्चों के पास किताब होगा एच शर्मा का, तो उनके स्पेसिफिक बुक में ये चैप्टर नहीं दिख रहा होगा। ये चैप्टर कहाँ तुम्हें दिखेगा पता है, डीके गोयल में। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों बुक साथ में लेके चले। कौन कौन सा, एस शर्मा एंड डी गोयल, दोनों में जितने एस्पेक्ट हैं हम टोटलिटी में कवर करेंगे 11th एंडिंग आते आते। और ये 11th में क्यों कर रहा है सब, क्योंकि 11th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, बेस होता है अकाउंटेंसी के लिए। 11 ढंग से पढ़ लेते हो, जब 12th में आते हो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि मेरा जो 12th का सीरीज़ चल रहा है इस वक्त, 12th के लेक्चर्स के तौर पे, वो बहुत अफेक्टिवली चल रहा है। वहाँ हम सिर्फ एक बुक पिकअप किए हैं, डी के गोयल, बिकॉज वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों बुक साथ ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। 11th में क्या सीख रहे हो और चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं जहाँ मुझे बहुत टाइम लग जाए कराने में। तो अभी तक हमने अकाउंट 11th का 4 थ्योरी कवर किया, ठीक है। उसका हमने 13th वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ रखा है प्लेलिस्ट में, प्रॉपर अकाउंट चैप्टर 1 से 4 थ्योरी लिख कर वहाँ पे है। फिर उसी सीक्वेंस में मैंने एक और आज ऐड करने जा रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम, जो कि इस बुक में प्रॉपर एक चैप्टर बना करके है। बट क्या ये चैप्टर वहाँ पे नहीं है शर्मा में, वहाँ पे भी है, बट ये बेसिकली एक बिग चैप्टर के अंदर है। कौन सा, ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज जनरल एंट्री। तो उस चैप्टर के अंदर इसको एज अ पार्ट दे दिया गया है। और डी में क्या किया गया है, उसको सेपरेटली एक चैप्टर बना के पूरा जो भी सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो मैंने बोर्ड पे इतना लिख के रखा है, जस्ट बिकॉज में टाइम था बचाना भी था। और थ्योरी है तो उसके लिए मुझे, हम ऐसा नहीं कि मुझे बैठ के पहले लिखना पड़े उसके बाद समझाना पड़े, हम लोग पहले से भी कर सकते थे इस तरीके से। खैर, तो हम लोग का जो सीक्वेंस चला थ्योरी वाला, उसको कंटिन्यू करने जा रहा है। ये जो मैंने बेस तैयार किया बताने के लिए, ये इंपॉर्टेंट था कि चैप्टर किस बुक का है, ये 14th लेक्चर क्यों है, बिकॉज ये थ्योरी का चल रहा है। जब ये एंड अप होगा, इसके बाद हम मूव करेंगे तुम्हारे अकाउंट का मेन चैप्टर, इसका नाम क्या था, जनरल एंट्री, जहाँ पे हम लोग पहले उसका बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे एंड फिर सो ऑन चलता रहेगा। ये हम बात करें 11th अकाउंट का। रही बात माइक्रो का, जिसका मैंने चैप्टर 1 का 3 पार्ट्स अपलोड कर लिया टिल नाउ, जो उसका हमारा सेकेंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं विद इन कुछ दिनों के अंदर उसका भी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगा एंड प्रॉपर्ली वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा माइक्रो का, ठीक है। बट पहले इस पे आते हैं। देखो, हमने अभी तक जितना थ्योरी पढ़ा है टिल नाउ, वो इससे कनेक्टेड ज़्यादा नहीं है। तुमने क्या क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग बेसिस एंड प्रोसेस। हाँ, जो प्रोसेस पढ़े थे वो यहाँ काम का है, मतलब जो हमने अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने जो पढ़ा था, बेसिकली वही प्रोसेस यहाँ लिखा है, देख सकते हो, है ना। तो प्रोसेस बदलेगा नहीं, बट हाँ उसके बाद जो मैं एक न्यूमेरिकल चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन। उस न्यूमेरिकल का कनेक्शन इस चैप्टर से डायरेक्टली नहीं है। हम, हाँ बताओ, देखिए ऐसे ऐसे
ठीक है, थैंक यू प्रज्ञा, बट ऐसा नहीं है, वो वीडियो बेसिकली सही जा रहा है, पढ़ाई पाते हैं। तो हम ये कह रहे थे, देखो हमने जितना अभी तक पढ़ा है थ्योरी चैप्टर 1 2 3 4 एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका कनेक्शन इस चैप्टर से डायरेक्टली तो नहीं है, बट हाँ फिर भी एक एक्सटेंड तक हमारे काम का है। और ये जान लो पूरा अकाउंटेंसी जो 11th क्लास का है वो 2 सिस्टम पे बेस्ड है। पूरा 11th का अकाउंटेंसी बेस्ड है 2 सिस्टम पे। पहला डबल एंट्री सिस्टम, और एक सिस्टम और है जो तुम पढ़ोगे 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में, मतलब तुम जब वहाँ पहुँचो जनवरी में, तो जो लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तुमको हम इस पूरे 11th अकाउंटेंसी के बुक का, जिसका नाम क्या है आगे चल के, बस नाम सुन लो, इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारे बेसिकली एकदम लास्ट चैप्टर में आएगा, अभी इसका जरूरत नहीं है, बस सुन लो कि हमने बेसिकली अपने अकाउंटेंसी को 2 तरीके से करने का तरीका रखा है, या तो डबल एंट्री अप्रोच पे करते हैं या फिर सिंगल एंट्री अप्रोच पे करते हैं। सिंगल एंट्री बेसिकली हमारे कह सकते हो कि बहुत नेग्लिजिबल इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि इसमें होता क्या है, हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द सिंगल टाइम, 1 टाइम, एंड उसका जो इफेक्ट है वो एक बार देखते हैं, एंड जस्ट हम प्रॉफिट पे रिलाई करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट जान जाए बात खत्म। जैसे सुबह हमने कितना पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, एट द एंड में बस कितना पैसा आया हमको इससे मतलब है, इन बिटवीन वो कैसे घटा बढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। होता नहीं है कि हमने सुबह इन्वेस्ट किया 100 रुपये, तो शाम होते होते वो कितना रुपया हो गया, मान लो 100 का हो गया 140 हो गया, कितना हो गया, तो कितना हमने प्रॉफिट कमाया 40। अब वो 40 रुपीज़ हमने अर्न किया, हमको सिर्फ उतने सा मतलब है, वो 140 कैसे पहुंचा, क्या क्या हमने किया होगा, खरीदा होगा, बेचा होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिकॉर्ड नहीं बनाता है, हमको एंड गोल से मतलब होता है, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जो तुम पढ़ोगे 11th के एंडिंग में। अभी इसका कोई नीड नहीं है, बट टोटल अकाउंटेंसी मोर देन 95% अकाउंटेंसी हमारा टोटली बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे, जिसका पहले मीनिंग जानो क्या होता है। Every business transactions affect at least 2 account in the opposite direction, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन बेसिकली 2 अकाउंट को मिनिमम अफेक्ट करता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, सेम अमाउंट से, मतलब जैसे मान लो कि अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो ये 2 अकाउंट को मिनिमम अफेक्ट करे। कैसे, फर्नीचर परचेज किया तो एक तरफ फर्नीचर आएगा एंड एट द सेम टाइम कैश हमारा जाएगा भी, तो मतलब हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन किसी एक जगह पे इफेक्ट नहीं करता, 2 जगह पे इफेक्ट करता है, और वो जो 2 प्लेसेस हैं हमें दोनों को आइडेंटिफाई करना होता है, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम करते हैं एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ भी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं आगे चल के। फिर अब यहाँ तुम्हें पढ़ना होता है इसके फीचर्स। देखो इस सिस्टम में सिर्फ इतना सा हो रहा है, हम चीज़ों को रिकॉर्ड डबल मतलब 2 बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई, सुनो ध्यान से। डबल एंट्री सिस्टम में हम बेसिकली ट्रांजैक्शंस को 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नहीं है सेम ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करना, दिस इज नॉट द डबल सिस्टम। इसमें ये होता है कि हम उसके ड्यूअल अफेक्ट नेचर को देखते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट ड्यूअल बेसिस पे, मतलब वो 2 चीज़ों पे अफेक्ट करता है। अगर कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान भी हो रहा होगा। ये कुछ वैसी तरह समझो ना कि अगर मान लो तुमने कुछ खर्च किया तो वो किसी और का इनकम बनेगा, तो मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का अफेक्ट 2 नेचर दिखाता है। तो अगर तुमने बैंक को पेमेंट किया, पैसा जमा किया, तो तुम्हारा अपना कैश घटेगा और एट द सेम टाइम तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है बढ़ेगा, है ना। तो इस ड्यूअल अफेक्ट को हम जब दिखाना शुरू करते हैं बुक्स के रिकॉर्ड में, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और जब दिखाना भी होता है तो नॉट एट अ रैंडम बेसिस पे, हम वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब वो रूल्स क्या है वो भी आगे डिस्कस किया जाएगा, बट उसके पहले कुछ और भी बेसिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता है। और जितना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जो 3 हेडिंग हमारे हैं कौन कौन से, पहला फीचर्स, दूसरा एडवांटेजेस एंड तीसरा डिसएडवांटेजेस। आउट ऑफ दीज 3 फीचर्स और टॉपिक्स किसी एक का तुम्हारे एग्जाम में थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में 4 या 6 नंबर के लिए आना तय है। और बहुत सिंपल है, रटना नहीं है। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखा है, तुम्हें क्या करना हो एग्जाम टाइम पे, हेडिंग लिख के मत आना। ये मैंने बुक्स ही लिखा है तो निश्चित वहाँ मिल जाएगा तुम्हें डी के के न्यू बुक में। बट इट्स बेटर एक्सप्लेन करना, बट एक्सप्लेन भी तब कर पाते हो जब तुम्हें हेडिंग पता होता है कि क्या कहना चाह रहा है। लाओ देखते आ जाओ।
सबसे पहला फीचर्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, इसमें खास बातें क्या हैं, जब भी हम इस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें खास बात क्या है, पहला इधर देखो, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, ये जो है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट, मिनिमम, और ये मिनिमम क्यों, 2 से अधिक भी हो सकता है, बट जब 2 से अधिक होगा भी तो वो कुछ इस प्रकार होगा, मान लो हो सकता है मल्टीपल डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, मल्टीपल क्रेडिट हो एक डेबिट हो, बट अमाउंट दोनों क्या रहेगा, 4 डेबिट रहे और एक क्रेडिट रहे, या 4 क्रेडिट रहे एक डेबिट रहे, डजंट मैटर, अमाउंट दोनों क्या आता है। ये आवाज़ कैसे कर रहा है, इरिटेटिंग है। खैर, तो मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, दैट इन दैट सिस्टम हम मिनिमम 2 अफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे अफेक्ट करे, तुम रिकॉर्ड ना करो बात अलग है, यहाँ पे क्या होता है तुम रिकॉर्ड ही तो नहीं करते हो, बस सिंगल बेसिस पे अप्रोच पे काम करते हो, लेकिन अफेक्ट तो कर रहा है। तब भी अगर तुमने किसी को डोनेशन दिया, सामान अपने गुड्स को दान कर दिया, ठीक है, चैरिटी में दे दिया, तो एट दैट मोमेंट चैरिटी इज बिहेविंग एक्सपेंस फॉर यू, इट्स बिहेव लाइक एज एक्सपेंस फॉर यू, और एट दैट मोमेंट तुम्हारा गुड्स भी तो घट गया, गुड्स चला गया दान देने में, और प्लस हमें जो पैसा आना चाहिए था आया नहीं, तो नुकसान भी हो गया। तो एक तरफ तुमने एक्सपेंस अपना बढ़ा दिया खर्चा, और दूसरी तरफ तुम्हारा गुड्स भी घट जा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है कि हमारा कभी भी कोई ट्रांजैक्शन एक ही अफेक्ट को होल्ड करे, 2 तो हमेशा होगा मिनिमम, 2 से अधिक हो सकता चलेगा। फिर इसमें हम लोग पर्सनल एंड इम्पर्सनल बोथ अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, सबको, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल एंड व्हाट इज, तो भी यहाँ रुक दो। फिर जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली किस पे बेस्ड होता है, रूल्स पे, हम रूल्स को वॉलेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और ये रूल्स ऐसे है ना, जो नीचे में लिखे हुए हैं, यहाँ लिख के रखा हुआ है, ये रूल्स बदलते भी नहीं हैं, मतलब फर्म किसी का भी हो या फिर तुम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तुम रूल्स को वॉलेट करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे में एरर्स आएगा रिकॉर्डिंग के दौरान। मीन्स रूल्स यहाँ पे हैं और रूल्स तुम्हें याद होने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, याद हो जाता है जब न्यूमेरिकल लगाते हो ना, तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल इसका होता है कि बड़ा इजीली हमको याद रहता है। फिर एक न्यूमेरिकल भी इनफ है तुम्हें इस सिस्टम से, इस न्यूमेरिकल्स के रूल्स से समझने के लिए, वाकिफ कराने से इनफ है। लास्ट क्या है, ये हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं, इसके आगे और बनता है, क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट, ये सब हम बना पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कि जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो वो बेसिकली हमारे अरिथमेटिक एक्यूरेसी को कैलकुलेट करवाने में हेल्प करता है, विच मीन्स न्यूमेरिकल लेवल पे सब कुछ सही चल रहा है, हाँ है ना, नंबर्स के लेवल पे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हाँ है ना, कहीं कोई नंबर का तो गलती नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल तुमने कहीं लिख दिया था 1000 और होना चाहिए था 10,000, जो एक जीरो गड़बड़ हुआ है, ये सब आइडेंटिफाई यहाँ से हो पाता है जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे। देन आफ्टर फर्म का जो कह सकते हो इनकम स्टेटमेंट है, मतलब ये क्या होता है, इनकम, ये होता क्या है कि फर्म ने कितना अर्निंग किया अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू काम करके, वो भी तुम जान पाते हो जब नियम कायदे के तहत अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में लाते हो। एंड लास्ट वन, हमारे फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब हम जान पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन अ डबल एंट्री सिस्टम रूल्स के बेसिस पे। तो ये फीचर्स में क्या देखते हो कि जब हम फॉलो करते हैं इस सिस्टम को तो ये सब हमको हासिल हो पाता है। हम ट्रांजैक्शंस का अरिथमेटिक एक्यूरेसी जान पाते हैं, हमें रिकॉर्डिंग्स के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिल पाते हैं, जो भी आगे पढ़ोगे एडवांटेजेस में। यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फीचर्स लिखा है, एडवांटेज लिखा हुआ है। तुम लोग चाहो तो पता है एडवांटेजेस को और फीचर्स डिसएडवांटेज को दोनों मर्ज कर दो। ये दोनों जब मर्ज करोगे ना तो तुम्हारा एक्चुअली फीचर्स ही तो बनता है। किसी की खासियत क्या होता है, उसमें अच्छा बुरा सब आता है,
तो एग्जाम में अगर पूछता है फीचर्स, या तो ऐसे लिखो, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पॉइंट लिखो, अदरवाइज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मर्ज कर लो तो भी काम चलेगा। बट चलो इट्स बेटर लोग सेपरेटली ही पढ़ते हैं। तो ये तो फीचर्स हो गया। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। सबसे पहला ये साइंटिफिक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी हमारे इंट्यूशन, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे ओपिनियन बेस्ड नहीं है, जो है रूल्स के अकॉर्डिंग है ना। मतलब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ किसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रूल्स पे बेस्ड कर रहे हैं। एंड एक्सपेरिमेंटेड है, मतलब हमारा ये वेल वेरीफाइड है और ये हर कोई अडॉप्ट किया है। अगर 10 कंपनी हमारे आसपास हैं इन द मार्केट, सब इसको फॉलो कर रहा है और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। देन आफ्टर इसमें हम हर ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज करते हैं, तो चीज़ों का मिक्सअप हो पाना बहुत रेयर चांस होता है। देन आफ्टर हम इसी के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं। और सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं, ये तो मैंने लिख के रखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के आगे जो प्रोसेस है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, ये सब बन पाता है इस सिस्टम को फॉलो करते वक्त। देन आफ्टर ऐसा मैंने आगे लिखा भी तो है, ट्रेडिंग, पीएल बन पाता है। फिर हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी हमको मालूम चल पाता है, वही बैलेंस शीट। मतलब जो मैंने यहाँ बातें लिखा वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। देन आफ्टर हमारे एरर्स को, फ्रॉड्स को रिड्यूस कराता है। ये रिड्यूसर का लिख दिया हूँ, इट्स रिड्यूस, कि वो रिड्यूस कराता है एरर्स और फ्रॉड्स को। गलतियाँ कम से कम होती हैं, स्टिल गलतियां हो जाती हैं, या फिर कोई जानबूझ से गलती कर देता है या लूप होल निकाल के उसमें अपना दिमाग लगा देता है अपने बेनिफिट के तौर पे, अदरवाइज स्टिल एरर्स एंड फ्रॉड्स बहुत कम होते हैं। लीगल अप्रूवल या जो भी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब जब भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात आएगी वहाँ पे हमको हेल्प करता है। देन आफ्टर कंपैरिजन में काम आता है। कौन सा कंपैरिजन? दो होता है कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा कंपैरिजन और एक होता है इंटर कंपैरिजन। बताइए क्या होता है, जानते हो? इंट्रा और इंटर क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन और इंटर होता है बिटवीन, याद रहेगा। ये विद इन क्या, अपने ही पास्ट के डेटास को हम कंपेयर कर पाते हैं जब रूल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक वे में इस सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब मान लो मेरा डेटा है 2025 का और 24 का, तो हम अपने 2 साल के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो पाता है इस सिस्टम के तहत। लेकिन व्हाट इज इंटर? INTER, इंटर में क्या होता है? यहाँ हम बेसिकली कंपेयर करते हैं बिटवीन द कंपनीज। एक एक्स कंपनी अपने डेटा को कंपेयर कर रहा है वाई कंपनी के डेटा से, तो ये जो 2 कंपनीज का डेटा कंपेयर क्यों हो पा रहा है? बिकॉज दोनों ने ही रूल्स सेम फॉलो किए हुए हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट सिंपल सी बात है, जब डेटा इसके अकॉर्डिंग बनता है तो कंपैरिजन करना पॉसिबल हो पाता है विद इन में भी, अपने आप में भी और दूसरों से भी। देन आफ्टर डिसीजन लेना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ये सब भी हो पाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस डेटा, बिकॉज दिस डेटा इज नॉट वॉइड। ये कोई रैंडम नहीं बनाया गया है, नियम के तहत बनाया गया है एंड सिस्टमैटिक बनाया गया है। इसमें अच्छा बुरा सब लिखा गया है, तुमने सिर्फ अच्छे पे फोकस नहीं किया है। अगर कुछ बुरा भी हुआ है, लाइक तुम्हारे स्कूल में, घर में, सॉरी स्कूल घर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे कंपनी में आग लग जा रहा है, तुमने उसको भी शो कराया है कि फायर के थ्रू इतना नुकसान हो गया, तो मतलब हर चीज़ को डिपिक्ट करा रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, अंडरस्टैंडेबल है, कंपेरेबल है और बेस्ट है, फैक्चुअली करेक्टेड है। तो उसके बिहाफ पे पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना, ये हमारे लिए आसान पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट, ये हर टाइप के बिजनेस के लिए एक्सेप्टेबल है, वेदर स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, कंपनी, फर्म, एनीथिंग एल्स, बैंक, व्हाट्सएवर, सब इसको फॉलो करते हैं, कोई एक नहीं करता है, बैंक भी करता है, ठीक है। तो मतलब हर जगह पे ये अप्लीकेबल है, ये किसी एक के लिए सिर्फ डिपेंडेंट नहीं था कि सिर्फ कंपनी ही कर सकता है। तो ये फायदे हैं इसको, और ये सब कोई अडॉप्ट किया हुआ है, बट कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? एक तो पहले ये एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें नियम स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, जिसको नियम नहीं पता तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा, बट ड्रॉबैक बहुत कम है, 3 ही 4 ड्रॉबैक्स हैं। एंड इसको सिर्फ वही लोग यूज़ कर पाएंगे जिसको नॉलेज है, मतलब एक्सपर्टीज जिनके पास है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA जो होता है ना, वो इतना पढ़ लेता है कि अब वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिट लॉस को आराम से जान पाता है कि
कितना टैक्स पे करना है, कैसे कितना, मतलब सब कर पाता है। क्यों? उसने स्टडी किया, उसके लिए पढ़ा है 5 साल 10 साल जो भी। लेकिन व्हाट अबाउट जो नहीं पढ़े हैं, तो फिर होता है उनको मजबूरन इस पे काम करना होता है, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा उतना रूल्स पता ही नहीं, मुझे नहीं है, तो इतना क्या ही रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर करना है तो फिर किसी को हायर करना पड़ता है, अकाउंटेंट को, है ना। तो ये ड्रॉबैक है कि अगर खुद नहीं आता तो कर भी नहीं पाओगे, सीखना ही पड़ता है एट द एंड। ये ड्रॉबैक है कि सबके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होता। एंड ऑल एरर्स को इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ तुमने लिखा है ना, एरर्स को रिड्यूस करता है, बट रिड्यूस करता है, कंप्लीट एलिमिनेट नहीं करता है। तुम एरर्स को जीरो कर दो, इम्पॉसिबल है। इतने सिस्टम के तहत काम करने के बाद भी एरर्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, सिस्टम है, उसके बावजूद किसी ने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, ओमिशन कर दिया, मतलब रिकॉर्ड में लाना ही भूल गया, लिखा ही नहीं। अब बताओ क्या कर लोगे? मतलब कि एक ऐसा एरर जहां पे किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने मशीन परचेज किया, पेमेंट कर दिए, रिकॉर्ड नहीं बनाया। अब इसकी वजह से रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आगे जो हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो बनेगा, डेटा, वहाँ पे वो एक ट्रांसमिसिंग हो गया है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे अब जब रिकॉर्ड मिलाना भूल गए या कोई जानबूझ के रिकॉर्ड में लिखा नहीं? तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि एरर कभी नहीं होता है, हाँ रिड्यूस कर लोगे मैक्सिमम एक्सटेंट तक, बट जीरो कर दो इम्पॉसिबल है। स्टिल एरर्स होते हैं, गलतियाँ तो भी होती हैं, कुछ गलतियाँ जानबूझ के, कुछ गलतियाँ बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। अब स्टेजेस की बात करें, जब भी कोई फर्म इस सिस्टम को फॉलो करता है तो बेसिकली वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है। कैसे? डबल एंट्री सिस्टम का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, वो मैच करता है 100% इससे, अकाउंटिंग प्रोसेस से। कैसे? यहाँ भी आइडेंटिफाई करते हो, वाउचर प्रिपेयर करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, जनरल में क्लासिफाई करते हो, लेजर में समराइज करते हो, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल में, बैलेंस शीट में। तो ये बदलेगा नहीं। तो जो हमने पहले से पढ़ा है वो यहाँ रिपीट हो रहा है। हाँ, तुम्हारी नया चीज़ क्या है? नया पार्ट ये है जो हम लोग भी डिस्कस आगे भी करने वाले। पता है कहाँ पे? ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर डीईएस। ये डीईएस क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिखे हम, कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो 2 अकाउंट या 4 अकाउंट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकाउंट पहले कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम लोग ने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते वक्त वहाँ पे 5 तरह के अकाउंट पढ़े थे, याद करो। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते वक्त हमने 5 अकाउंट पढ़े थे। नाम क्या था? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल। तो उन्हीं सब को हमने बेसिकली समराइज किया है 2 कैटेगरीज में, कि हम जब अकाउंट की बात करते हैं, व्हाट इज अकाउंट? अ प्लेस वेयर एक्चुअल रिकॉर्डिंग टेक्स प्लेस। जिस जगह पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अकाउंट मींस। अब अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन सा? पहला पर्सनल, दूसरा क्या फर्क है? जिस जगह पे हम किसी इंडिविजुअल पर्सन्स की बात करें, फर्म की बात करें, कंपनी की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सन की बात हो रही है, पर्सन, है ना। और जहां पे हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या इनविजिबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? इम्पर्सनल, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस एक्चुअली नहीं है। हो भी सकता है बट नॉट इन अ लिविंग फॉर्म, कोई लिविंग पर्सनालिटी नहीं है। तो अब देखो, पर्सनल की बात करें तो 3 कैटेगरीज है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। जो एक्चुअल पर्सन है, जैसे मान लो कोई हमने परचेज किया है राम पर्सन से, किसी को हमने बेचा है सोहन पर्सन को, तो ये जो नाम है एक्चुअल पर्सन का वो इसमें आता है। जिसमें हमने क्रिएट किया है आर्टिफिशियली किसी के नाम को, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा बिरला, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल नेम है जो हमने क्रिएट किया लॉ के थ्रू, उसको रजिस्टर करा करके। फिर रिप्रेजेंटेटिव, अब मान लो मेरे यहाँ 10 लेबर काम कर रहे हैं, मुझे हर एक को देना है वेजेस, और मैंने हर एक का वेजेस रोक के रखा हुआ है। तो अब हम 10 वेजेस लेबर्स का जो पैसा है जो मैंने रोक कर रखा है, ये बाद में पे करेंगे, तो हमने इसको एक सिंगल वर्ड बोल दिया, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक एक का बोलने के बजाय हमने क्या किया? एग्रीगेट करके सिंगल टर्म बोल दिया, वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऐसे और बहुत टर्म्स हैं, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस था ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव में आता है। अब ये जितने भी कैटेगरीज हैं, किसमें आता है? हमारा पर्सनल। इम्पर्सनल 2 आते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स, और नॉमिनल क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये कैटेगरीज है, मतलब हमारे अकाउंट इतने प्रकार के हो सकते हैं। अब जिसके मन में चल रहा होगा कि बता पहले क्या रहा है, मतलब ये एक्चुअली है क्या। देखो होता क्या है, रिकॉर्डिंग करते वक्त हमको ट्रांजैक्शंस को समझना होता है पहले,
कि उसमें अफेक्ट कहाँ पे हो रहा है। और जब समझने की बात आती है तो बेसिकली तुम वहाँ पे ये समझना चाहते हो कि वो किस सेगमेंट ऑफ अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे तुमने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर एक अकाउंट है, पेमेंट किया हो तो कैश अकाउंट है ना। तो इस तरह जो कैश और फर्नीचर बात किया इस ट्रांजेक्शन में, तो इसी तरह जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और वो आइडेंटिफिकेशन इस पे बेस्ड होता है कि वो अकाउंट या तो होगा एक्सपेंस या इनकम टाइप का होगा, या वो एसेट्स टाइप का होगा, या वो नाम आर्टिफिशियल नेम या रिप्रेजेंटेटिव टाइप का होगा। ये कैटेगरीज हैं और तुमको रटना नहीं है, जब सवाल लगाते हो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब इन सब में जो रूल्स यहाँ नीचे मैंने लिख कर रखा है वो बदलेगा नहीं। ये रूल्स ऑलवेज अप्लीकेबल है तुम जब तक अकाउंटेंसी पढ़ोगे, और इसी रूल्स को हमने एक वर्ड बोला हुआ है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कि अगर अकाउंटिंग करना है तो ये हमारा गोल्डन रूल क्यों है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं। ये रूल्स ऑलवेज अप्लीकेबल है एवरी ट्रांजैक्शंस के लिए, बस वहाँ पे तुमको नेचर ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है। और ये रूल्स हम लोग बहुत ढंग से पता कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पढ़ते वक्त वहाँ पे पूरा रिपीट करेगा, और उसी पे हमारा पूरा रिकॉर्डिंग होगा आगे चल के। बस रूल्स सुन लो सिर्फ अभी के लिए। जब हम बात करें पर्सनल अकाउंट का, तो जिनसे मुझे कुछ रिसीव होना होगा, मिलना होगा, वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। अभी तक मैंने तुम लोग को इतना डिस्कस किया बट ये बताया नहीं कि ये जो दो जगह अफेक्ट करता है डबल एंट्री सिस्टम के तहत कोई भी ट्रांजैक्शंस, तो हमने उस दो प्लेसेस को, दो अफेक्ट को नेम दिया हुआ है। जो दो साइड है जहां अफेक्ट करता है ट्रांजैक्शंस, उसको हमने एक को नाम दिया डेबिट, एक को नाम दिया है, और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल अमाउंट के होते हैं। तो यहाँ देखो, जो भी पर्सन के लेवल पे किसी से मुझे रिसीव होना होगा तो पर्सन हमेशा कहाँ लिखाएगा। अभी डेबिट कहाँ पे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग करते हुए, अभी सिर्फ सुन लो कि जिनसे मुझे कुछ रिसीव होना होगा इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट प्लेस, एंड जिनको हम कुछ देने वाले हैं, प्रोवाइड करेंगे, गिव मतलब देना, टू मतलब देंगे हम, तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जब भी मेरे पास एसेट्स आएगा, कम्स इन, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये डेबिट फिर से कह रहे प्लेस है जहां पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर फर्नीचर आ रहा है तो जो फर्नीचर वर्ड है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, और अगर हमने कुछ अपना एसेट्स बाहर भेजा, गोज आउट, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा। हमने कैश पे किया था तो कैश जा रहा है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। सिमिलरली जब जब फर्म एक्सपेंसेस करेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, लाइक हमने रेंट पे किया तो रेंट जो वर्ड है, रेंट ये एक्सपेंस है, तो रेंट वर्ड कहाँ लिखाएगा, तो इस तरह मेरे को याद रखना पड़ता है। फिर अगर मैं इनकम रिसीव होता है कभी भी, लाइक तुम्हें कमीशन मिला, रिसीव्ड, तो जो कमीशन वर्ड है रिसीव हुआ है ना, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो इस तरह से हमको नियम याद करने होते हैं। हालांकि नियम बहुत सिंपल है, बहुत छोटे हैं, बहुत कम है। अब जब एंट्रीज पढ़ते हो, रिकॉर्डिंग पे जाओगे, तब वहाँ पे ये सब हेल्प करेगा। खैर, हम लोग का ये जो चैप्टर है मेरे लेवल पे बिलीव मी इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड ये क्लासिफिकेशन, पूरा यही 4 हेडिंग पूछता है। प्रोसेस तुम पहले से पढ़े हुए हो चैप्टर 4 में। 14 लेक्चर था, तो हम उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चे एक बार जो इनिशियल हमारे स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे 1 से 13 तक वो देखे रहोगे। 14 हमने आज पढ़ा है, इसमें एक थ्योरी और है जो कि एस शर्मा में भी है और डेगुल में भी। उसका नाम क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ये भी हमारा एक चैप्टर है जो मैंने यहाँ लिख के रखा होगा, नहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हाँ वो भी एक थ्योरी है, उसका कनेक्शन इससे नहीं है बट वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्रिपेयरिंग वाउचर, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग वाउचर बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हमको रिकॉर्डिंग के लिए एक बेस मिलता है। भाई तुम्हारा पूरा अकाउंट का जर्नी ही शुरू होता है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके, वाउचर प्रिपेयर करके। तो वो भी हमारा एक थ्योरी है जो आज 14 है ना, तो होपफुली 15 हमारा लेक्चर जब भी आ जाएगा हम अपलोड करेंगे, बट कोई इशू नहीं है, वो एकदम सिंपल चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ा सकते हैं। हम लोग को बिल्कुल नहीं है, ये थियोरेटिकल चैप्टर था। इसके बाद जब एक और मैथ जो थ्योरी है दैट इज वही सोर्स डॉक्यूमेंट, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारा डायरेक्टली शुरू होता है जनरल एंट्री चैप्टर, और वहाँ से लगातार ये देखो कहाँ गया, यहाँ लिखा हुआ है जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस, ये सब हमारा न्यूमेरिकल चलेगा जिसको लोग पढ़ेंगे लगातार। अब
ये हो गया। एक थ्योरी और है, वही सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर। एक दो थ्योरी और है, बट वो एनुअल के टाइम पे आएगा, मतलब नियर बाई अक्टूबर के आसपास आएगा, तो वहाँ पढ़ा जाएगा। थ्योरी का मैंने इसलिए बनाया अलग से प्लेलिस्ट कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ो। न्यूमेरिकल मैंने एक पढ़ा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन जो सेपरेट प्लेलिस्ट था वो तो हो चुका है, उसका कनेक्शन अब नहीं है। बट जो अब पढ़ेंगे इसके बाद, जिसका नाम क्या है, जनरल एंट्रीज, वो इस पूरे 11th अकाउंटेंसी का तुम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर तुम्हें एक हिंट कर दें, ये देखो इसी रूल्स पे जो यहाँ लिखे हुए हो, टोटल जनरल एंट्री बेस्ड है, इवन लेजर भी। तो जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ ढंग से पढ़ेंगे, इसका बट आप लोग फोटो ले सकते हो। बाकी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे चीज़ों को आगे ले चलेंगे। ये अकाउंट की बात रही, माइक्रो का भी हम कोशिश पूरा कर रहे हैं, जितना जल्दी मुझसे हो पाए। कंज्यूमर एक्वेरियम का भी अपलोड होगा। बाकी जितना यहाँ डिस्कस हुआ इसको ढंग से देखना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का अब जो शुरू होगा चैप्टर्स इसके आगे का, दैट इज मेन जो चैप्टर न्यूमेरिकल की बात करें तो जनरल एंट्रीज है ना, वहाँ से बहुत सिंसियरली देखना है। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा, बिकॉज तुम 11th पढ़ पहली बार रहे हो अकाउंटेंसी को, स्ट्रीम को, कॉमर्स को, तो हम तुम्हें उसी तरह एकदम बेसिक से एकदम ऊपर ले चलेंगे बिना किसी जल्दीबाजी के। अपने पास समय कोई इशू नहीं है, वी हैव मच टाइम। हाफ ईयरली शुरू होता है सितंबर में और अभी चल रहा है क्या, जुलाई, तो वी हैव नियर बाई 60 डेज, 2 महीने हमारे पास है ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी इसके पीछे के कंटेंट हैं उसको ढंग से रिवाइज करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड धन्यवाद।